हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज हम डिस्कस करने वाली ईसीजी की रिपोर्ट को पढ़ते कैसे हैं। मतलब एक बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प तरीका। मैं बहुत डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगी कि इस वेव का ये डेफिनेशन है या व्हाटएवर। हम सीधे सीधे ये जान लेंगे। बहुत ही इजी, कोई भी जो हेल्थ केयर फील्ड से जुड़ा है बहुत आसानी से समझ जाएगा कि ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, ईसीजी पेपर को पढ़ते कैसे हैं। आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ पेशेंट को कौन सी बीमारी है। मतलब उतना ईजी, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, हम बहुत सारे टेक्निकल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बॉक्सेस को काउंट करेंगे। तो जब आप वीडियो आगे देखोगे उसमें इतना ही इजी तरीका है कि बॉक्स को काउंट करके बता दिया कि हाँ ये वाली प्रॉब्लम है, वेव ऊपर जा रही है तो ये प्रॉब्लम है, नीचे जा रही है तो ये प्रॉब्लम है। एज इजी एज दैट। तो ईसीजी होता क्या है, बेसिक्स जान लेते हैं। एक नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। पहली बात तो कि हम कुछ भी इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं सुपरफिशियली बॉडी की चेस्ट पे, जिससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज नोट हो जाती हैं और वो एक वेव के फॉर्म में हमारे ग्राफ में रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। जिससे हम ईसीजी पेपर में देखते हैं। हम कर क्या रहे हैं, ईसीजी में रिदम को नोट कर रहे हैं। रिदम मतलब क्या होता है, हार्ट कैसा बीट कर रहा है, जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, स्लो बीट कर रहा है ना। अगर जल्दी जल्दी बीट करता है तो हमें ऐसे खूब सारे वेव्स दिखाई देते हैं, खूब सारे, ठीक है। और इसमें भी हम कौन सी वेव को देखेंगे, आर वेव को देखेंगे। अभी मैं बताती हूँ आर वेव होती क्या है अगले उसमें। देन हम कहते हैं कि इसको आइडेंटिफाई करने से, ईसीजी को देखने से हमें इजीली अबनॉर्मलिटीज पता चल जाती है। मतलब कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, ये ईसीजी नॉर्मल है या फिर ये ईसीजी प्रॉब्लमैटिक है। और इसके बाद हम डायग्नोज भी कर पाते हैं कि जो प्रॉब्लमैटिक ईसीजी है उसको प्रॉब्लम कौन सी है, कौन से हार्ट की दिक्कत, क्या प्रॉब्लम हो गई है उसको। तो बेसिक डायग्राम है, इससे हम स्टिक करेंगे, इसी ग्राफ को लेकर चलेंगे आगे। इसी डायग्राम को मैं ग्राफ पेपर में ड्रॉ कर दूंगी तो आपको वेव दिखेगी। जब पेपर में आता है ईसीजी तो वो दिखता कैसा है। पहली वेव होती है हमारी पी वेव, फिर होती है हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो ये बना हुआ है, और थर्ड होता है हमारा टी वेव। पी वेव कब आती है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हार्ट के ऊपर वाली दो चेम्बर्स। अब जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि एट्रिया क्या है, वेंट्रिकल क्या है, हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, कैसे कैसे कहाँ पे ब्लड जाता है, वो सीधे जाके मेरी पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं हार्ट की। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक शेयर कर दूंगी। पर देन जिन्हें पता है ऑब्वियसली वही पढ़ रहे हैं ईसीजी के बारे में, क्योंकि उन्हें पता होगा हार्ट पंप कैसे करता है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखता है। पहला हार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेव बन गई। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बना, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन के आ गया, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो गए तो हमें टी वेव बन के दिखाई देगी। तो ऐसा हमें ऐसा सेम पैटर्न हमको बार बार दिखता है, रेपिटेटिव पैटर्न्स, क्योंकि एक मिनट में हार्ट कई बार बीट करता है, राइट। अब इस डायग्राम को स्टिक करके चलते हैं। मैंने बोला इसी को मैं ग्राफ में बना दूंगी और इनके बीच के बॉक्सेस को काउंट कर लूंगी। अब अगर आप ग्राफ पेपर देखते हो तो उसमें एक बड़ा बॉक्स होता है और उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं बहुत सारे। तो हम कैसे काउंट करेंगे, हम स्मॉल बॉक्सेस के थ्रू काउंट करेंगे। स्मॉल बॉक्सेस, ठीक है। कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं उस काउंट से पता कर लेंगे ये वेव नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल है। इतना इजी तरह से पढ़ेंगे हम। तो ये हमारा पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। आ जाते हैं हम, इसका मैंने अभी इंटरप्रिटेशन बताया। पी वेव कब बन रही है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स नहीं, इजी वर्ड में आएंगे। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे वेंट्रिकल्स क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ग्राफ को। ये हमारी डेफिनेशंस हैं। किसी को अगर एमसीक्यूज के लिए चाहिए उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं डेफिनेशंस नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप इसको अपने रिकॉर्ड के लिए यूज कर सकते हो। मैं आ जाती हूँ सीधे ग्राफ पे। आर इंटरवल, आर वेव होती क्या है, आर का मतलब ही होता है रिदम। रिदम का मतलब होता है हार्ट हमारा कैसा बीट कर रहा है। तो दो आर के बीच में कितने बॉक्स आने चाहिए, 4 स्मॉल बॉक्स, 4 छोटे बॉक्स आने चाहिए। अगर ये 4 से ज्यादा है तो हार्ट धीरे बीट कर रहा है, अगर ये 4 से कम है तो हार्ट जल्दी जल्दी बीट कर रहा है। तो हमें सिर्फ ग्राफ पेपर पे क्या देखना है, ये मैं कहती हूँ एक नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है। ये एक नॉर्मल वेव काउंट है, सपोज दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक आर के बाद दूसरा आर कितना देर में आ रहा है। ऑब्वियसली ये 4 बॉक्स से तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, डिलेड हार्ट रेट, मतलब हार्ट रेट कम हो गया, बहुत देर में हार्ट बीट कर रहा है। जो उसको बीट करना चाहिए उससे बहुत ज्यादा, 4 बॉक्स से भी ज्यादा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। मैंने आगे एक लिखा भी है। और अगर ये जल्दी जल्दी बीट कर रहा है, जैसे यहाँ पे, तो 4 बॉक्स तो बन ही नहीं रहे, 2 बॉक्स के अंदर दूसरी आर वेव आ गई, एक आर वेव के बाद दूसरी आर वेव आ गई, 2 बॉक्स के अंदर आ गई। तो ये कैसी कंडीशन हो गई, टैकीकार्डिया।
मैंने अगले प्रेजेंटेशन में उसका टर्म भी यूज करा है, आपको याद हो जाएगा। जल्दी जल्दी हार्ट बीट करना मतलब हार्ट रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है। अभी अगर इसका टर्मिनोलॉजी देखें हम, तो ये देखिए टैकीकार्डिया हार्ट रेट इंक्रीज मतलब जल्दी जल्दी, एक आर के बाद दूसरी आर 4 बॉक्स से भी कम में आ गई, 2 ही बॉक्स में आ गई, 1 बॉक्स में आ गई, 3 बॉक्स में आ गई, तो ये क्या है, हार्ट रेट बढ़ गया। यहाँ पे एक ग्रिड बॉक्स का मतलब होता है 0.04 सेकेंड्स। तो ये जो बातें हम बॉक्सेस की कर रहे हैं, ये ऐसे कुछ भी नहीं अपने मन से बनाया है हमने, ये टर्म, ये पूरा टेक्निक है। एक्चुअली जो वैल्यूज होती हैं वो सेकंड्स और मिली सेकंड्स में होती हैं हर वेव की, पर उसको ग्राफ पे प्लॉट करना और ग्राफ को रीड करना आसान हो जाए, तो हमने एक पैरामीटर बनाया है कि एक छोटा बॉक्स कितना होगा, 0.04 सेकेंड्स के बराबर होगा, और एक बड़ा बॉक्स कितना होगा, 0.2 सेकेंड्स के बराबर होगा। ये रहा, ठीक है। तो टैकीकार्डिया हो गया मतलब जल्दी जल्दी आर वेव बन रही है, आर मतलब रिदम, और ब्रैडीकार्डिया, ये जो आर वेव, जो हमारा ये पीक होता है, ये आर वेव अगर ये देर में बन रही है 4 बॉक्स से भी ज्यादा, तो ये क्या हो गया, ब्रैडीकार्डिया, ठीक है। इतना इजी है समझना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, तो उससे क्या हो जाता है, बहुत ही लेंथी हो जाएगा वीडियो और बहुत रेपिटेटिव लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पी वेव पे, क्रिस्पली पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे हम। पी वेव क्या होती है, पी वेव का डिस्टेंस का विड्थ भी है, पी वेव की हाइट भी है। आपको पी वेव ऐसी दिख रही है, तो कुछ बॉक्स यहाँ पे भी आते हैं, कुछ बॉक्स यहाँ पे भी आते हैं, ये इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो अगर, और दोनों का ही वैल्यू है 2.5 to 3, तो अगर पी वेव की विड्थ मतलब डिस्टेंस मतलब चौड़ाई मतलब दूरी, तो अगर ये 2.5 से 3 से भी ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट को क्या है, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट, और उसकी हाइट अगर 2.5 या 3 से ऊपर निकल जाती है तो क्या है, उसको राइट एट्रियम उसका एनलार्ज हो गया, मतलब राइट एट्रिया उसका एनलार्ज हो गया, स्वेल हो गया, बड़ा हो गया। और अगर उसकी विड्थ बढ़ जाती है 2.5 से ज्यादा तो लेफ्ट एट्रिया एनलार्ज हो गया। मतलब पी वेव अगर कुछ ऐसी दिख रही है, ये बढ़ गया, तो क्या हो गया, ये कंडीशन आ गई। और पी वेव कुछ ऐसी दिख रही है, बहुत ही ऊंची चली गई, तो क्या हो जाएगा, राइट एट्रिया उसका एनलार्ज हो गया। एज इजी एज दैट, हमें सिर्फ बॉक्सेस को याद करना है। ये हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है, इसके थ्रू आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या होता है, पी वेव जहां से शुरू हो रही है और क्यू वेव, एक तरह से क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, या आर वेव जहां से शुरू हो रही है, पी वेव जहां से शुरू हो रही है और आर वेव जहां से शुरू हो रही है, इनके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं पी आर इंटरवल। अगेन मैंने आपको बोला था एक ग्रिड बॉक्स 0.04 सेकेंड्स का है, तो 0.12 को अगर आप 0.04 से डिवाइड करेंगे और ऐसे ही आप 0.20 को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यूज आएंगे। तो ये कैलकुलेशन है मैथ्स का प्रॉपर, आप सिर्फ बॉक्सेस के थ्रू याद करो। तो अगर ये पी और आर का बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब पी के बाद जल्दी से आर वेव आ जाती है, 3 से 5 स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर में ही आ जाती है, उसको है वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। और पी वेव के बाद अगर आर वेव बहुत देर में आती है, मतलब 5 स्क्वायर से भी ज्यादा ले जाता है वो, तो उस पेशेंट को है हार्ट ब्लॉक, मतलब ये आर वेव कहीं यहाँ बन रही है, इधर बनने की जगह इधर बन रही है, तो उस पेशेंट को क्या है, हार्ट ब्लॉक। ये इजी इंटरप्रिटेशन है, बहुत ही आसान। अगेन ग्राफ फॉर योर रेफरेंस। नेक्स्ट आते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में देखिए बीच में आपको दिख रहा होगा ये जरा सा डिस्टेंस है, तो अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 1.5 से 2.5 में आ जाता है, इसके बीच का डिस्टेंस क्यू आर, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, इनके बीच का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस कम हो जाता है, मतलब एकदम ऐसा, तो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस बचा ही नहीं, इस पेशेंट को क्या है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और अगर क्यूआरएस कुछ ऐसा दिखता है ग्राफ में, ऐसा ये, तो उस पेशेंट को क्या है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा एसटी सेगमेंट, यहाँ पे बना हुआ है। ये क्यूआरएस वेव हो गई एस और ये टी। तो एसटी सेगमेंट क्या होता है, एस वेव जहां एंड हो रही है और टी वेव जहां स्टार्ट हो रही है, इसके बीच का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस, अच्छा अगर हम एक इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, एस टी दिखता कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अगर ये जो एस है और ये जो टी है, अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो आपको यहाँ दिख रही है, इसको मैं रब कर देती हूँ, अगर ये डिप कर जाती है एसटी सेगमेंट में, अगर आपकी एस ये डिप ऐसा दिखता है, स्ट्रेट की जगह ऐसा, तो उस पेशेंट को क्या है, हाइपोकैलीमिया, मतलब पोटेशियम की कमी हो गई उसके ब्लड सीरम में। अगर ये स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट नहीं होकर ऐसे जाती है, ये ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उस पेशेंट को क्या है, या तो पेरिडाइटिस या फिर हाइपरकैलीमिया। एटलीस्ट आपको डायग्नोसिस में आइडिया लग जाएगा, या तो पोटेशियम लेवल बढ़ गया है या किसी वजह से उसका आइटिस, आइटिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। तो हार्ट में क्या हुआ है, हार्ट की लेयर में क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टी वेव। टी वेव का क्या करेंगे, टी वेव की आप देख रहे हैं हाइट अराउंड 2.5 to 3, आप काउंट करके बता सकते हो इसमें। अगर टी वेव
शॉर्टर हो जाती है, मतलब ऐसे बन जाती है टी वेव, इसकी हाइट बची ही नहीं, थोड़ी सी हाइट में टी वेव बन गई, ऐसा बन गया टी वेव जरा सा। तो उसको क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर टी वेव वाइडर है ना, ज्यादा डिस्टेंस ले रहा है, शॉर्टर सॉरी, अगर टी वेव आपका, इसको मैं रब कर देती हूँ, अगर टी वेव आपका शॉर्ट डिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, मतलब जल्दी से टी वेव बन रही, ये टी वेव हो गई इतने कम डिस्टेंसेस में, मतलब 1 2 3 4 5 अराउंड 4.5 to 5 ब्लॉक से भी कम में ये टी वेव बन गई, शॉर्ट हो गई, तो क्या है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और अगर टी वेव ऐसी कुछ बन रही है, ये डिस्टेंस बढ़ गया, तो इसको हम बोल देंगे हाइपोकैलिमिया। अगेन पेशेंट को क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ पोटेशियम उसकी बॉडी में कम है, उसके ब्लड सीरम में कम है। तो ये हमारा रेफरेंस डायग्राम है जिसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लोगे आप, सारे वैल्यूज में सेकंड्स हैं, आप बहुत इजी से इसको मिली सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने इस प्रेजेंटेशन में एक स्टैंडर्ड वैल्यूज भी ऐड करी हैं, ताकि जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए अपीयर करें तो ये वैल्यूज यहाँ पे लिखी हैं, ये इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, नॉर्मल में क्या होता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हर एक स्मॉल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है और लार्ज स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है। ये भी एमसीक्यू के रेफरेंसेस के लिए आपका आरआर इंटरवल क्या है। अगेन मैंने इन सारी ही चीजों को स्मॉल बॉक्स में कन्वर्ट करा है, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है 0.04, क्योंकि एक ग्रिड बॉक्स 0.04 सेकंड्स के बराबर है। इससे आप बॉक्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल वैल्यूज के, तो अगर वो अप और डाउन जाएंगे तो ऑब्वियसली इट इज अ डायग्नोस्टिक कंडीशन। So this is all from my side. Do like, share and subscribe to Learn Medicine by Dr. Nikita and stay tuned for all these medical lectures. आप अपने टॉपिक्स भी ड्रॉप कर सकते हैं so that हम उन पे भी वीडियोस बना सकें। एंड अगर हार्ट की एनाटॉमी या फिजियोलॉजी स्टडी करनी है तो आई हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, प्लीज डू चेक दैट आउट। थैंक यू एवरीवन।